हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मुझे लाइव आना था मगर कुछ प्रॉब्लम हुई वाईफाई में, या जो भी प्रॉब्लम थी वाईफाई में ही थी, तो मैं लाइव नहीं आ पाई। मगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैंने सोचा है कि वीडियो के माध्यम से करवा दूं, और कल हम लोग लाइव मिलते हैं जिससे गैप जो है वो मेरा ना रहे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आप लोग लाइव को देते हैं। मुझे पता है लाइव में मुझे भी आप लोगों के साथ ज़्यादा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन लाइव नहीं हो पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सब सोचने वाले कई हैं पर करने वाले ही सफल कहलाते हैं। और इस चीज़ में मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत लोग जो हैं अभी सोच भी रहे होंगे, और आप लोग जो और जो चैनल वाले हैं कि आयोग का सदस्य बदल, आयोग का अध्यक्ष बदल गया है, एग्जाम पे संकट के बादल छाए हैं, एंड ये और वो पता नहीं क्या क्या। तो मेरा मानना कहना ये है कि जो होगा वो थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा। अब मान लीजिए भाई, अभी तक तो ये है कि कॉलेजेस के पास तो आ चुका है कि एग्ज़ाम जो है वो होना है 15-16 तारीख में। अब उम्मीद तो यही है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी जो है आप क्यों सोचें, बाकी भाई देखो 3.5 साल हो चुके हैं। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, और जो है आप लोगों को नौकरी 26 में मिले। अब जो कह रहे हैं कह दीजिए, आप पढ़ लीजिए, पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। तो हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है, तो उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करूँगी क्योंकि मज़ा मुझे भी आप लोगों के साथ लाइव में ही आता है। लेकिन हाँ, बीच में बस गैप नहीं होना चाहिए। तो चलिए उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना। और मैंने पहले सोचा था कि आप लोगों को, भाई देखो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं तो वो लिटरेचर के क्वेश्चन आपके साथ लाइव ही सॉल्व करूंगी मैं। आज जो है मैं पहले आप लोगों के साथ ग्रामर के क्वेश्चंस जो है वो करूंगी। और ये जो है अभी क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 अब हम लोग कल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से ये, अब आप सोच रहे होगे अरे इसे अब क्या करूं, आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाएं तो क्या करूं, हैं? ग्रामर के क्वेश्चन कंटिन्यूड है ये वाले। 21 से स्टार्ट हो रहा है, सामने वाला कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? क्या करें, चलो फिर जो है अब आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो मुझे पहले मैंने सोचा था ग्रामर के ही करा दूंगी, लेकिन अब जो है चलो ग्रामर के कल वाली क्लास में करते हैं। बहुत अच्छे ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ भी समझाती हूँ चलूंगी कि द स्काइलार्क इन शैलेज ओड फंक्शन एज जो शैले का एक ओड है, ओड टू स्काइलार्क, उसमें जो ओड है उसमें शैले की जो स्काइलार्क है वो किस मतलब उसका क्या फंक्शन क्या है? पेस्टोरल एम्बलम है, एक्सटेंडेड कंसीट है, सिंपल मेटाफर है, या फेबल कैरेक्टर है? तो आप लोग जो है जवाब दीजिए। और सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है कि ये ना एक एक्सटेंडेड कंसीट है। एक्सटेंडेड कंसीट का मतलब होता है इलेबोरेटेड जो है वो इसमें फार फैचेड जो है सिमिली है बहुत। भाई स्काइलार्क को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करा गया है। स्काइलार्क को पोएट से कंपेयर करा गया है, स्काइलार्क को जो है वो ग्लो वॉर्म से कंपेयर करा गया है, बहुत सारी। तो पूरी पोएम में स्काइलार्क एक एक्सटेंडेड कंसीट का काम जो है वो कर रही है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए। Dickens often relies on onomatics naming technique. Which character best illustrates this? तो डिकेंस जो है ना वो ओनोमेस्टिक्स पर डिपेंड करते हैं। ओनोमेस्टिक्स का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा नेमिंग टेक्निक का मतलब होता है नाम से ही पता चल जाए कि कैरेक्टर की खूबी क्या है। जैसे कि अगर आप इसमें देखिए, यू मिस्टर ग्रेडग्राइंड, पिप, सिडनी कार्टन या ओलिवर ट्विस्ट, तो आप ये ओनोमेस्टिक्स ये वर्ड भी याद रखिएगा, ओनोमेस्टिक्स। और इसका जो आंसर है मिस्टर ग्रेडग्राइंड है। हार्ड टाइम्स में ग्राइंड द फैक्ट्स, द वन हु ग्राइंड द फैक्ट्स, तो उससे अपने नाम से ही वो बता रहे हैं। इसके अलावा अगर जैसे यूरिया हीप है, तो यूरिया हीप, तो ये जो है हीप, हीप को है, और वो गार्बेज और उसके सेंस में जो है उन्होंने बताया है। इसी तरीके से जो और भी उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे रहते हैं जो नाम से ही, ओनोमेस्टिक्स का मतलब होता है नाम से ही उसका जो कैरेक्टर, मतलब नाम से ही उस व्यक्ति का आपके सामने एक खाका खिंच जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन
जो है वो कैसा होगा वो व्यक्ति। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? पैराडॉक्स, प्लियोनिज्म, ऑक्सिमोरॉन या एनाफोरा? ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। तो भाई बोलना तो कम बोलना, भाई ज़्यादा बोलना। ब्रेविटी इज द सोल, मतलब आप जितना कम बोलोगे उतना ही आपके बुद्धि चातुर्य के लिए बहुत है। तो ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिखा है बट उसके अंदर एक सत्य छिपा हुआ है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज पैराडॉक्स। इन हैमलेट द फ्रेज मोर्टल कॉइल एग्जाम्प्लीफाइज, ये हैमलेट की एक उनकी बहुत ही फेमस soliloquy है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। उसी में ये लाइन है मोर्टल कॉइल। इसमें क्या है, कॉइल मतलब उन्होंने उसमें जो कॉइल को कहा है, जो कॉइल मतलब इस तरीके से, तो मोर्टल को शेक ऑफ मोर्टल कॉइल। तो कहते हैं कि डेथ एक ऐसी चीज है जो कॉइल, यानी कि जो लाइफ की सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने उसे कॉइल से कंपेयर करा है और कहा है कि केवल डेथ ही एक ऐसी चीज है जो इन प्रॉब्लम्स और सफरिंग से छुटकारा दे सकती है। तो लाइफ की प्रॉब्लम्स को कंपेयर करा गया है मोर्टल कॉइल से। कंपेयर करा है, कंपैरिजन के शब्द यूज नहीं है। सो द आंसर इज मेटाफर। कहाँ से लिया गया है? हैमलेट से। हैमलेट की जो soliloquy है, टू बी और नॉट टू बी। Shelley's poetic diction often creates synesthesia. Which line is the best example? Synesthesia का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सेंसेस। मिक्सिंग ऑफ सेंसेस को कहते हैं, यानी कि कानों से जो है वो, जैसे लाउड कलर, लाउड जो है ना वो सुनने का वो है, कलर के लिए, आंखों के लिए, आंखों से देखने वाली चीज के लिए सुनने वाला जो है वो वर्ड यूज करा है। तो लाउड कलर, ये सिनेस्थेशिया का एग्जाम्पल है। तो कौन से इसमें उन्होंने सिनेस्थेशिया यूज करा है? सिनेस्थेशिया वैसे बेसिकली कीट्स बहुत ज़्यादा अपनी पोएम्स में यूज करते हैं। तो देखिए इसमें किस में यूज किया है? टीच मी हाफ द ग्लैडनेस लाइक अ ग्लो वार्म गोल्डन, साउंड ऑफ वर्नल शार्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास। तो आप ये देखिए, साउंड ऑफ वर्नल शार्स, साउंड ऑफ वर्नल शार, ट्विंकलिंग, तो ग्रास, वर्नल शार का साउंड चमकती हुई घास पे, तो चमकती हुई घास पे एक साउंड और आंखों को मिला दिया, तो इसीलिए जो है ये हो गया आपका सिनेस्थेशिया। द प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विथ विच क्रिटिकल कैटेगरी? शेक्सपियर के कुछ प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस कहा जाता है। देखिए वैसे तो प्रॉब्लम प्ले वो होता है जिसमें एक प्रॉब्लम पोज की जाती है बट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट गिवन। ये जो टर्म है सिडनी ग्रंडी के द्वारा दिया गया था मॉडर्न एज में, और बर्नार्ड शॉ के या जो गॉल्सवर्दी के जो प्लेज हैं वो प्रॉब्लम प्लेज में आते हैं। बट शेक्सपियर के प्लेस जो ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब इन जॉनरा में ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री में नहीं आते, तो किस में आते हैं? तो उन्होंने जो है एक और वो टर्म फ्रेडरिक एस बोस ने टर्म दी थी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रेसिडा, कि ये प्लेस जो है ना इनमें ट्रेजेडी और कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं। दे पोज अ प्रॉब्लम बट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज नॉट गिवन। तो ये प्रॉब्लम प्लेस के साथ साथ ट्रेजिक कॉमेडी में भी आते हैं। देखो इनके जो रोमांसेस हैं वो भी ट्रेजिक कॉमेडी में आते हैं, जैसे सिम्बलीन है, टेम्पेस्ट है, विंटर्स टेल है, क्योंकि इनमें भी ट्रेजेडी और कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से इन प्रॉब्लम प्लेस में भी ट्रेजेडी और कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये इस जॉनरा में फॉल करते हैं। डिकेंस ब्लीक हाउस employs a narrative technique unusual in Victorian fiction: omniscient narrator, epistolary narration, alteration between first person and omniscient, first free indirect discourse। डिकेंस का ब्लीक हाउस जो है उसमें एक नैरेटिव टेक्निक है जो विक्टोरियन फिक्शन से हटकर है। वो कौन सी है? दैट इज फर्स्ट पर्सन और ओमनिशिएंट नरेटर के बीच में बदलते रहना, एंड दैट इज सी। द आंसर इज सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेक्सपियर्स फ्रीक्वेंट यूज ऑफ हैंडी एडिस। तो पहले मैं आपको हैंडी एडिस के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद देखो आप क्वेश्चंस का लेवल देखो, बहुत अच्छा लेवल है जो मैंने लिया है। इसीलिए ही मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों को थोड़े से ही करवा दूँ, जिससे कि कल हम अपना उसमें वो करें, मतलब लाइव में बहुत अच्छा सा सेशन रहेगा। हैंडी एडिस जो होता है उसका मतलब होता है वन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय टू नाउन्स जॉइंड विद एंड। वन आइडिया एक्सप्रेस्ड विद वन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं मतलब दो नाउन्स, जो एक नाउन उसमें मतलब एडजेक्टिव हो सकता था मगर नाउन। जैसे एग्जांपल है देखो ऑथलो का एग्जांपल देती हूँ। The delights and pleasures of marriage। अब आप यहां देखो ये हैंडी एडिस कैसे है, ये दो नाउन को एंड से जोड़ा है। ये हो सकता था द डिलाइटफुल प्लेजर्स, द डिलाइटफुल प्लेजर, लेकिन डिलाइट से कर दिया द साउंड एंड फ्यूरी, है ना। तो इसी तरीके से ये द साउंड एंड सिग्निफाइंग द साउंड एंड फ्यूरी, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो फुल ऑफ फ्यूरियस साउंड होना चाहिए था। तो जहाँ पर एक चीज जो है वो एडजेक्टिव का काम कर सकती है मगर एंड से दो नाउन्स को जोड़ा जाता है जस्ट टू एम्फेसाइज, उसे हैंडी एडिस कहा जाता है। ये ऑथलो का है, द डिलाइट एंड प्लेजर्स ऑफ मैरिज, मतलब एडजेक्टिव की जगह दो नाउन्स यूज कर लिए जाते हैं। और यहाँ से है टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड टू एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया। If winter comes, can spring be far behind is an example of। If winter comes, अब आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट द आंसर इन रिटर्न, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है बताइए, कौन सी होती है? रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन होता है जिसमें हम क्वेश्चन तो पूछते हैं बट आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते। The long periodic sentences in Dickens' opening of Bleak House function as stream of consciousness, hypotaxis, parataxis या ellipsis। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखिए इसका पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ हाइपोटेक्सिस, फिर इसका बाद बताती हूँ। व्हेन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, when in complex sentence one principal clause इसको ये है कि when complex sentences are built, when complex sentences are built with main plus subordinate clause, that is called hypotaxis। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड टू वर्क बिकॉज ही हैड अ डेडलाइन। जैसे यहाँ पे ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड टू वर्क, यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड कॉमा ही कंटिन्यूड टू वर्क, है ना। तो यहाँ से ये सब खत्म हो जाता है। यहाँ ऑल्दो जो है आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है, कॉमा लगा, ही कंटिन्यूड टू वर्क, यहाँ पर जो है ये आपका मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है। अब बिकॉज ही हैड अ डेडलाइन टू कंप्लीट, या क्या था ये इसमें, बिकॉज ही हैड अ डेडलाइन। तो ये जो बिकॉज वाला है ना, यानी कि पहले आगे जो है एक सबॉर्डिनेट क्लॉज लगा, फिर मेन क्लॉज आया, फिर मेन क्लॉज के आगे फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज आया, इसे पैराटेक्सिस कहते हैं। और मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, डिकेंस की ब्लीक हाउस की ओपनिंग बताती हूँ है क्या। फॉग एवरीवेयर, फुल स्टॉप, फॉग अप द रिवर where it flows among green eats and meadows, fog down the river where it rolls
defiled among the tears of shipping and the waterside pollutions of a great city. यहाँ पर लॉन्ग पीरियोडिक सेंटेंस है, सबॉर्डिनेट क्लॉजेस जो है चेन जो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस को एक साथ जोड़ती हुई चलती है। तो जब बहुत मतलब मेन क्लॉज के साथ सबॉर्डिनेट क्लॉज, फिर मेन क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज, चेनिंग होती चलती है, उसे जो है हाइपोटेक्सिस कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड हाइपोटेक्सिस। और एक होता है दैट इज पैराटेक्सिस। पैराटेक्सिस क्या होता है, देखिए जब क्लॉजेस जो हैं सिंपली प्लेस साइड बाय साइड, शी वॉज इल शी स्टेड एट होम, यानी कि सेमीकोलन लगा के दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस रख दिए जाते हैं, उसे पैराटेक्सिस जो है वो कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड पैराटेक्सिस। Shelley's ideal of poetry as the unacknowledged legislators of the world shows influence of Kant, Plato, Bacon, Hobbes. शेले ने जब पोएट्स को कहा है पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो किससे प्रभावित होके कहे, बताइए। एंड केंट, प्लेटो, बेकन या हॉब्स? और इसको थोड़ा सा मुझे इसमें जो है डाउट है कि ये इसका आंसर जो है इनमें से कोई है, फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहूँगी। हाँ, ये मैं इसको चेक कर रही थी क्योंकि मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो शैले आइडियल ऑफ पोएट्स आपको शैले की जो वर्क है दैट इज उनका एक एस्से है दैट इज अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। शैले वहाँ पे मतलब प्लेटो से बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे। बेसिकली जो उनका आइडिया था दैट पोइट्री एक्सेसेस एन आइडियल रियल्म ऑफ इटर्नल ट्रूथ थ्रू इमेजिनेशन। जो प्लेटो की थ्योरी थी फॉर्म्स की, उसी से शैले हैविली इन्फ्लुएंस थे। शैले ने भी प्लेटो का ही वो व्यू अपनाया था कि पोएट्स जो है वो एक डिवाइन कंडुइट है। तो ये जो है शैले इन्फ्लुएंस थे प्लेटो से। विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एम्प्लॉयज द पैथेटिक फैलेसी मोस्ट पावरफुली इन स्टॉर्म इमेज? पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या होता है, जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन human attributes, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है उसे पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। और कौन से प्ले में जो स्टॉर्म का सीन है जो दिखाया है, अंदर चलने वाले तूफान को स्टॉर्म के माध्यम से दिखाया है, और दैट इज किंग लियर। The use of grotesque caricature in Dickens' novel is most akin to Augustan satire। पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा, फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि क्या मैं पूछना चाह रही हूँ और आपसे। देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको यहाँ बताऊं कि डिकेंस जो है ना बहुत ही विचित्र से कैरिकेचर्स बनाते हैं। कैरिकेचर किसे कहा जाता है कि जब किसी कैरेक्टर को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है, कार्टून की तरह प्रस्तुत किया जाता है, उसे कैरिकेचर कहा जाता है। तो डिकेंस के नॉवेल्स किससे मतलब ऐसा लगता है बहुत सा सिमिलर है। ऑगस्टिन सेटायर, हॉगर्ट्स पिक्टोरियल सेटायर, गोथिक मेलोड्रामा या बायरॉनिक हीरोइज्म। तो मैं आपको बताऊं, एक विलियम हॉगर्थ नाम के एक इंग्लिश पेंटर और प्रिंट मेकर थे। कौन? विलियम हॉगर्थ, जो कि 17 से 18 सेंचुरी के
18 सेंचुरी के ही मानिए, इंग्लिश पेंटर थे। वो अपने पिक्टोरियल सटायर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। कौन? विलियम हॉगर्थ। वो अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से कैरेक्टर्स के फीचर्स को इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा के बताते थे कि वो देखकर ही पता चल जाता था कि किस कैरेक्टर के कौन सी फीचर को वो टारगेट कर रहे हैं। और हॉगर्थ ने अपनी इमेजेस के में इतने डिटेल से जो है वो मतलब लिखने में नहीं, अपने जो कार्टून्स जो बनाए, जो कैरिकेचर्स बनाए हैं, उससे उन्होंने इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन कराया है कि देखकर पता चल जाता है किसका किसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने एग्जैजरेशन करा है, फेसेस, जेस्चर्स, जो कॉमिक या मॉरल इफेक्ट देता है। उनके जो वर्क्स हैं उसमें बहुत गहरा सिंबलिज्म जो है वो छिपा हुआ है। इनके अगर मैं विलियम हॉगर्थ के वर्क के बारे में बताऊं तो उनका एक बहुत फेमस वर्क है हार्लेट्स प्रोग्रेस। हार्लेट्स प्रोग्रेस जो है जिसमें उन्होंने जो एक प्रोस्टिट्यूशन पे सटायर किया है और एक यंग वुमेन का डाउनफॉल बताया है। अब डिकेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डिकेंस विलियम हॉगर्थ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो अपने कैरेक्टर के फीचर्स, अपने कैरेक्टर के नेम्स बिल्कुल विलियम हॉगर्थ से प्रभावित होकर लिखा करते थे, क्योंकि वो भी समाज के किसी एक वर्ग को सटायराइज करते थे। तो डिकेंस वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हेविली बाय हॉगर्थ्स पिक्टोरियल सटायर्स। Shelley's Ode to Westwind uses the Terzarima stanza form ओरिजिनली एसोसिएटेड विद। टर्जारिमा यानी कि 3 लाइन का स्टैंजा, जहां रिमा आता है वो होता है इटालियन फॉर्म, और टर्जारिमा किससे है प्रभावित होके? उन्होंने इटालियन फॉर्म है दांते से प्रभावित होके। विच ऑफ दीज डिकेंसियन फीचर पैरेलल्स द एपिक कैटलॉग ट्रेडिशन? सबसे पहले एपिक कैटलॉग समझ लीजिए उसे क्या होता है एपिक कैटलॉग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एपिक कैटलॉग होता क्या है? देखिए, एपिक कैटलॉग का मतलब होता है अ लॉन्ग फॉर्मल लिस्ट। एपिक कैटलॉग का मतलब होता है लॉन्ग फॉर्मल लिस्ट, a long formal and detailed list used in epic poetry, जो ग्रैंडियर, स्कोप और इंक्लूसिवनेस जो है वो दिखाती है। जैसे होमर्स इलियड, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट जिसमें लिस्ट ऑफ फॉलन एंजल्स है, मोलो, केमोस और ये सारे के सारे बेसिकली क्यों दिखाए जाते हैं? मैग्निफिकेशन के लिए, मेमोरी के ट्रेडिशन के लिए। अब बात ये है कि उन्होंने डिकेंस ने एपिक कैटलॉग किस में करा है? जब उन्होंने अर्बन लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जस्ट लाइक एपिक, बट बेसिकली वो केवल सटायराइज करने के लिए करा है। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों को कराने उम्मीद करती हूँ कि बस गैप भरने के लिए क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, अदरवाइज मैं लाइव ही लेती। मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा कि मैं लाइव नहीं ले पाई हूँ, बट मैं कल आप लोगों से मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब चीज़ सही रहे। तो मिलते हैं कल। बाय बाय।